तो हाय एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में एक ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव मिलिट्री इंटेलिजेंस फाइल को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि आज के दौर में जो लड़ाइयां चलती है देशों के बीच में, वो कितनी मॉडर्न है, कितनी तेजी से बदल रही है। तो आज हम बात करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में द ऑर्शनिक स्ट्राइक एंड द न्यू फेज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर की। तो देखो, साल 2022 से शुरू हुआ रशिया यूक्रेन युद्ध अलग अलग फेजेस में शुरू गुजरा है, ठीक है। 2022 में ये एक फुल स्केल इन्वेजन था, जहां टैंक और सेना आगे बढ़ रही थी। 2023 में ये ट्रेंच वॉरफेयर बन गया, यानी कि दोनों तरफ से सेना एक जगह जम गई। 2024 में ये ड्रोन्स और डीप स्ट्राइक्स का दबदबा रहा, लेकिन 2026 में ये युद्ध एक बेहद डरावने फेज में एंटर कर चुका है, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं हाइपरसोनिक एक्सकलेशन। रशिया ने हाल ही में यूक्रेन के ऊपर एक ऐसे नई तरीके की मिसाइल दागी है, जिसकी रफ्तार और ताकत ने अमेरिका और नाटो देशों के होश उड़ा दिए। इस नए हथियार का नाम है ऑर्शनिक। आज इस वीडियो में हम इस मिसाइल की पूरी एनाटॉमी को और इसके जियोपॉलिटिक्स पर डीप डाइव करेंगे। हमेशा की तरह आखिर में आपसे कुछ सवाल तो पूछूंगी ही। तो देखो, हमने देखा कि युद्ध अब हाइपरसोनिक फेज में आ गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ऑर्शनिक मिसाइल बाकी आम मिसाइल से अलग कैसे है। इसको मिलिट्री एक्सपर्ट इतना खतरनाक क्यों मान रहे हैं? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं। तो देखो, आपको इस पेज पर डाटा दिख रहा होगा, और ये जो डायग्राम्स है इसको एक साथ देखो। मिलिट्री साइंस में मिसाइल्स को उनकी रेंज के हिसाब से बनाते हैं। ऑर्शनिक को क्लासिफाइड किया गया है एक IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में। इसका मतलब ये है कि ये 3000 से 5500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर बिना किसी वार्निंग के हमला कर सकती है। अब इसकी एनाटॉमी के 4 सबसे खतरनाक फीचर्स हैं, उनको समझते हैं। पहला है मंच 10 वेलोसिटी, यानी कि सबसे तेज रफ्तार। मंच 10 का मतलब होता है हवा में साउंड की रफ्तार से 10 गुना तेजी से चलना। ये लगभग 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनती है। इस स्पीड का मतलब ये है कि लॉन्च होने के बाद सामने वाले दुश्मन देश को सोचने समझने या कोई डिसीजन लेने का एक सेकंड का भी वक्त नहीं मिलता। सेकंड, इसका फीचर है MIRV कैपेबिलिटी, यानी कि एक तीर कई शिकार। इसका पूरा नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिट्राई व्हीकल। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर से एक सिंगल रॉकेट की तरह जाती है, पर दुश्मन के आसमान में पहुंचते ही ये दर्जनों अलग अलग छोटे बम में स्प्लिट हो जाती है, जो अलग अलग शहरों पर एक साथ गिरते हैं। थर्ड, इसका फीचर है मिड कोर्स। ये आम बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधे रास्ते पर नहीं चलती। ये आसमान में अपना जो फ्लाइट पाथ होता है खुद बदल सकती है, जिसे दुश्मन का जो रडार होता है इसको ट्रैक नहीं कर पाता है। चौथा होता है डुअल पेलोड कैपेसिटी। इसे इस तरह इंजीनियर किया गया है कि ये अपने साथ आर्म एक्सप्लोसिव भी लेके जा सकती है, और न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बम भी। तो अभी देखो, ये जो मंच 10 की स्पीड है, रास्ता बदलने की ताकत है, और परमाणु पेलोड की चमक है, ठीक है। कौन सी मजबूरी, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि यूक्रेन के लगाए हुए दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इस नए हथियार के आगे पूरी तरह फेल हो गए हैं। चलिए इसके पीछे की फिजिक्स और कॉग्निटिव साइंस समझते हैं। तो देखो, इस पेज पर आपको दिख रहा होगा, दो रडार दिख रहे हैं और उनके वेव्स दिख रहे होंगे। उन दोनों को बहुत ध्यान से देखो। एक तरफ है यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्हें लगता था कि हर मिसाइल एक प्रिडिक्टेबल पैराबोलिक आर्क फॉलो करेगी। पैराबोलिक आर्क का मतलब होता है जैसे हम एक पत्थर हवा में फेंकते हैं तो मैथ्स के नियम के मुताबिक उसके गिरने की जगह लॉन्च होते ही कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन ऑर्शनिक का दूसरा डायग्राम देखो, मिड कोर्स इवेजन। ये मिसाइल हवा में अचानक जिगजैग का अलग अलग रास्ता पकड़ लेती है। इस वजह से इंटरसेप्टर सिस्टम्स के कंप्यूटर पागल हो जाते हैं और उनकी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को वो इजीली बाईपास कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम इसका जो इम्पैक्ट है रियल वर्ल्ड पर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको देखते हैं।
तो इसका जो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है, जिसको हम कहते हैं द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ MIRV। देखो, एक प्राइमरी लॉन्चर व्हीकल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। डिप्लोयमेंट पॉइंट पर आते ही इसकी ट्रेजेक्टरीज अलग अलग सब म्यूनिशंस में बदल जाती है। रशिया ने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक ही सिंगल मिसाइल लॉन्च से कीव शहर के अंदर अलग अलग टारगेट्स पर एक साथ धमाके किए। एक लॉन्च और एक पूरे शहर में एक साथ तबाही। ये तकनीक दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। लेकिन रशिया का इस आक्रमण के पीछे असली मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता था या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी? तो अभी इसको देखते हैं। देखो, इसमें दिए गए इस बहुत ही एडवांस स्ट्रेटेजी को समझो, जिसे मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं सैचुरेशन वॉरफेयर। डायग्राम में देखो, आसमान में एक कीव एयर डिफेंस डोम, ठीक है, जो रडार और इंटरसेप्शन का एक जाल बना हुआ है। रशिया ने इस जाल को तोड़ने के लिए एक साथ 4 अलग अलग वेक्टर्स यानी कि हथियार मिक्स करके दागे। सबसे पहला था स्वॉर्म ड्रोन्स, दागे ताकि दुश्मन के रडार बिजी हो जाए। फिर था क्रूज मिसाइल भेजी, उनके साथ ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स मिक्स की। और जब दुश्मन का एयर डिफेंस डोम इन तीनों को ट्रैक करने में पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गया, तब उन्होंने ऊपर से गिरा दी मच 10 की स्पीड वाली ऑर्शनिक। इस स्ट्रेटजी के सामने वाले का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि इसके पीछे रशिया के 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला है पेनिट्रेट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट यानी कि नस्ते नाबूद करना। सेकेंड है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दुनिया और नाटो को ये दिखाने की कि तुम्हारे जितने भी मिसाइल शील्ड है वो हाइपरसोनिक के आगे बेअसर है, उनमें कमजोरी है। फोर्थ है डायरेक्ट रिटेलिएशन, यूक्रेन ने जो हाल ही में रशिया के लुहांस्क और दोनबेस टेरिटरीज पर डीप स्ट्राइक से ड्रोन्स अटैक किए थे, ये उसका सीधा बदला था। फिर है सिस्टम स्ट्रेस टेस्टिंग, बैटलफील्ड के अंदर रियल कंडीशंस में एक चेक करना कि नाटो के दिए हुए सिस्टम्स उनकी इस नए हाइपरसोनिक मिसाइल पर कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एयर डिफेंस का फेलियर और साइकोलॉजिकल शॉक, रशिया ने अपना पावर प्रूव कर दिया, लेकिन इस हमले से जमीन पर क्या नुकसान हुआ? दोनों देशों के दावे इस पर अलग अलग क्यों हैं? तो देखते हैं कि इस टारगेटिंग डिबेट की असली ग्राउंड रियलिटी। यहाँ युद्ध का एक नियम और प्रोपोगेंडा का एक बड़ा क्लैश दिखेगा, जिसे हम डैमेज असेसमेंट कहते हैं। ऑफिशियल रशियन क्लेम क्या है कि रशिया का दावा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज और स्ट्रेटेजिक सेंटर्स को ही टारगेट किया। यूक्रेन वेस्टर्न क्लेम्स क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ यूक्रेन और वेस्टर्न देशों का दावा है कि मिसाइल स्ट्राइक्स ने अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, मार्केट्स और यहाँ तक कि हिस्टोरिकल सिंबॉलिक म्यूजियम्स को भी टारगेट किया है। उनका कहना है कि ये इंटेंशनल सिविलियन स्ट्राइक है, जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत वार क्राइम्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अब लगेगा आपको, मैप पर मैं दिखाती हूँ। इसको एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि द हाइपरसोनिक गैप। बच्चों, डेटा साफ कहता है कि रशिया के पास इस वक्त नाटो से कहीं ज्यादा ऑपरेशनल हाइपरसोनिक सिस्टम्स है। मैप में देखो, रशिया का एक परम मित्र यानी कि उसका अलाय देश है बेलारूस, ठीक है। रशिया ने इस ऑर्शनिक मिसाइल को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया है बेलारूस के अंदर। इस बदलाव से क्या हुआ? जो नाटो के जो मेंबर्स देश है जैसे पोलैंड, लिथुनिया और लैटविया, वो अब इस मिसाइल की डायरेक्ट रेंज में आ गए हैं, वो भी जीरो वार्निंग थ्रेट के साथ। यानी उनके सर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा है। नाटो देशों के सर पर जीरो वार्निंग का खतरा, लेकिन इस हाइपरसोनिक गैप और फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट से एक ही ऐसा खतरा पैदा हो रहा है जो गलती से पूरे प्लेनेट को एक न्यूक्लियर वॉर में मतलब धकेल सकता है। तो देखते हैं कि ड्वेल कैपेबल एम्बिग्यूटी क्या वो भयंकर फेलियर लूप है इस चीज का। तो इस पर आपको एक फेलियर लूप यानी कि जिसको हमने बोला है एस्केलेशन रिस्क को बहुत ही ठंडे दिमाग से आपको इस चीज को समझना है, क्योंकि ये इस पूरे रिपोर्ट का सबसे सीरियस एनालिटिकल पॉइंट है, जिसे हमने कहा है द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर एम्बिग्विटी। सबसे पहला स्टेप क्या है
कि दुश्मन देश के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिटेक्ट करते हैं कि हवा में एक मंच 10 की स्पीड वाली ऑर्शनिक मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। स्टेप 2 है कि अब यहाँ पर पैदा होती है ड्वेल कैपेबल एम्बिग्यूटी, क्योंकि ये मिसाइल कन्वेंशनल बॉम्ब भी ले जा सकती है और न्यूक्लियर भी। सामने वाला देश आसमान में ये नहीं देख सकता है कि इसके अंदर परमाणु बम है या नहीं। ऐसे में टारगेट टारगेट नेशन हमेशा बड़े तरीके से यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो एज्यूम करता है। उन्हें लगता है कि उन पर परमाणु फर्स्ट स्ट्राइक हुआ है और इससे पहले कि मिसाइल जमीन पर गिरे वो तुरंत अपना इमीडिएट न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ऑथोराइज कर देते हैं। देखो दोस्तों, बिना परमाणु बम के भी ये मिसाइल सिर्फ अपनी एम्बिग्यूटी की वजह से एक एक्सीडेंटल परमाणु युद्ध शुरू कर सकता है। इसके इम्पैक्ट ऑन पीस टॉक्स यानी कि शांति व्रत पर असर क्या हुआ है। पहला है हार्डनेस पब्लिक ओपिनियन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की वजह से जनता के अंदर गुस्सा बढ़ गया है। ठीक है। सेकंड है शटर डिप्लोमेटिक ट्रस्ट, जो बैक चैनल खुफिया पीस टॉक्स चल रही थी, इस काइनेटिक एक्सकलेशन ने उन्हें पूरी तरह शटर डाउन यानी कि तोड़ कर रख दिया है। फिर है कॉम्प्लिकेट्स यूएस मेडिएशन, यानी कि हाल ही में यूएस लीडरशिप ने दावा किया था कि वो बहुत ही जल्दी युद्ध को रुकवा देगी, सीज फायर करवा देगी, लेकिन इस हाइपरसोनिक आरएम आईआरबीएम की एंट्री ने उनकी क्लेम्स को पूरी तरीके से अंडरमाइन यानी कि मुश्किल बना दिया है। इमीडिएट डी एस्केलेशन अब नामुमकिन सा लग रहा है। परमाणु युद्ध का खतरा और शांति व्रत का ब्रेकडाउन, हमें रिपोर्ट का पूरी रिपोर्ट का जो कंक्लूजन था वो समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर जो मिसाइल उन्होंने ऑर्शनिक मिसाइल उन्होंने दागी, तो वो कैसी है, उसकी रेंज क्या है, उसकी जो फीचर्स है वो क्या क्या है, दुश्मन देश पर वो क्या इफेक्ट डाल सकती है, इससे क्या मिसकंसेप्ट बन सकता है, कैसे न्यूक्लियर वॉर में ये कन्वर्ट हो सकता है। ये सब अभी हमने सारी चीजें देखी। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं आपसे लास्ट में सवाल पूछूंगी, तो जो अभी मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ इनको अपनी नोट्स में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस है जो भी मैं 3-4 आपसे पूछूंगी, ये वन वर्ड डे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, इन सब में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑर्सनिक मिसाइल को रेंज के हिसाब से किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। सेकंड है कि ऑर्शनिक मिसाइल की ड्वेल कैपेबल एम्बिग्यूटी का सबसे बड़ा खतरा क्या है। फिर तीसरा ये हो सकता है कि सैचुरेशन वॉरफेयर तकनीक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, अपने नोट्स में इनको ऐड करना है, इस रिपोर्ट को अच्छे से वापस पढ़ना है। इसमें से जो जो मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। तो अगर आपको आज का ये डीपली एनालिटिकल और एजुकेशनल वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के कमेंट्स में मंच 10 एक्टिवेटेड जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग्स हम आपके सामने लाते रहे। सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक और जोरदार एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।